हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अजय शुक्ला, आपका कॉमर्स एजुकेटर, आपके अपने यूट्यूब चैनल निर्माण जीएस अकेडमी में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज अपन मांग पे आखिरी लेक्चर पे बात करेंगे मांग की कीमत लोच के विषय में। पिछले लेक्चर में अपन ने जाना था मांग क्या होती है, मांग को कौन कौन से तत्व प्रभावित करते हैं और मांग में वृद्धि, मांग में संकुचन, ये सारी बातें अपन ने पिछले लेक्चर में समझ चुके हैं। आज अपन समझेंगे मांग की कीमत लोच के विषय में। मांग की कीमत लोच होती क्या है, पहले अपन ये समझेंगे, ठीक है। इसके बाद अपन समझेंगे इसकी कितनी श्रेणियों में बांटा गया है। देखिए, मैं आप लोगों को बता दूं मांग की कीमत लोच होती क्या है। मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था मांग का नियम। मांग का नियम जब मैंने आप लोगों को बताया था तो उसमें बताया था कि मांग और कीमत, कीमत और मांग, कीमत और मांग। इस पे मैंने आप लोगों को बताया था कि कीमत और मांग के बीच का जो संबंध होता है वो इनवर्स रिलेशनशिप, मतलब सीधा संबंध नहीं होता, उल्टा संबंध होता है, विपरीत संबंध होता है। यानी यदि कीमत किसी वस्तु की बढ़ती है तो उसकी मांग क्या होती है, कम होती है, और कीमत यदि किसी वस्तु की गिरती है तो उसकी मांग क्या होती है, बढ़ती है। ये बताता है मांग का नियम, ठीक है ना। यदि एक निश्चित समय पर व्यक्तियों की आय, रुचि, फैशन आदि में कोई परिवर्तन नहीं होता तो कीमत बढ़ने पर मांग क्या होती है, कम होती है, और कीमत कम होने पर मांग क्या होती है, बढ़ती है। अब देखिए, जो मांग का नियम है, मांग का नियम ये तो बता रहा है कि कीमत बढ़ने पर मांग क्या होती है, कम होती है, और कीमत घटने पर मांग क्या होती है, बढ़ती है। पर कितने से, इसके विषय में कोई चर्चा मांग के नियम में नहीं की गई है। अब सबसे बड़ी चीज़ क्या है, अपन को ये समझना है कि मांग का नियम ये बता दिया कि हमारे कीमत और मांग के बीच में विपरीत संबंध होता है। ये तो अपन ने पहले ही पढ़ चुके हैं, पर ये संबंध कितने से होता है। जैसे मैं यदि आपसे एग्जाम्पल लूँ, एग्जाम्पल में मैंने आपसे लिया किसी वस्तु का मूल्य है 100 रुपये और उसकी मांग है 100 यूनिट की। अब मैंने उसकी प्राइस कर दिया, यहाँ मैंने ले लिया प्राइस और यहाँ ले लिया क्वांटिटी। अब मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, यदि किसी वस्तु की प्राइस 100 रुपये थी तो उसकी क्वांटिटी अपन कितनी मांगते थे, 100 क्वांटिटी। अब मैंने इसकी प्राइस 120 रुपये कर दी। अब इसकी मांग कितनी होगी, अब इसकी मांग कितनी होगी। कोई बोलेगा 120 है तो मांग का नियम कहता है कि कीमत बढ़ने पर मांग क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, 80 हो सकती है। अब इस बात को आपको समझना है यहाँ पास कि मांग की कीमत में परिवर्तन होने से हमारी जो मांग में परिवर्तन होता है कितना परिवर्तन होता है। ये मांग का नियम हमको नहीं बताता है कि हमारी कीमत में परिवर्तन होने और हमारी मांग में कितना परिवर्तन होता है। ये परिवर्तन कुछ भी हो सकता है, ये परिवर्तन कुछ भी हो सकता है, ये कोई निश्चित नहीं है। इसकी जो 80 हो सकती है, 60 हो सकती है, ये तो निश्चित है कि इसकी मांग क्या होगी, कम होगी, पर मांग कितने से कम होगी यह इस पे निश्चित नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ जो लोच शब्द लिखा है यानी इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी का मतलब होता है कि खिंचाव, मांग में कितना कमी आ रही है, मांग में कितनी वृद्धि हो रही है, इस चीज़ का विवरण हमको इससे पता नहीं चलता। आई बात समझ में। जैसे कोई एक टीचर है, वो कई सारे बच्चों को पढ़ाता है, कई सारे बच्चों क्या करता है, पढ़ाता है, लेकिन टीचर तो एक ही है, लेकिन किसी बच्चे के
80%, 90% आते हैं, किसी के 80 आते हैं, किसी के 70% और किसी के 60% है। इस प्रकार हर बच्चे के जो प्रतिशत होते हैं वो क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। इसी प्रकार से जो मांग है, परिवर्तन तो हो रहा है, प्राइज में परिवर्तन होने से मांग में निश्चित रूप से परिवर्तन होगा, पर यह परिवर्तन कितना होगा ये हमको जानकारी नहीं है। जैसे टीचर वही पढ़ा रहा है, वही सभी बच्चों को पढ़ा रहा है, पर कुछ बच्चे ज़्यादा कैच कर लेते हैं, आई बात समझ में, कुछ को कम समझ में आता है, तो परसेंटेज क्या होते हैं सब बच्चों के अलग अलग आते हैं। मैंने आपको बताया है तो एक ही बंदा, टीचर एक ही है, वही सभी को पढ़ा रहा है, पर परसेंटेज हर बच्चे क्या होते हैं, अलग अलग आते हैं। इसी प्रकार से मांग की होती है लोच। मांग की लोच में कितना परिवर्तन आएगा ये कोई निश्चित नहीं रहता है। मैंने यहाँ कीमत क्या कर दी, आपकी बढ़ा दी। कीमत बढ़ाने पर मांग हमारी क्या होगी, निश्चित रूप से कम होगी। यहाँ क्योंकि नियम है मांग का नियम कहता है आपसे कि यदि किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है तो मांग क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। मांग कम तो हो जाएगी, पर कितने से कम होगी, वह 80 भी हो सकती है, 60 भी हो सकती है, 50 भी हो सकती है, 40 भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, हो सके 10 भी हो सकती है। तो अपन को इस बात की जानकारी नहीं मिलती है कि प्राइस कीमत में परिवर्तन होते हैं, हमारे मांग में कितना परिवर्तन होता है। जैसे मैंने आप लोगों को एग्जांपल दिया, एक टीचर है, सभी बच्चों को पढ़ाता है, पर हर बच्चे के परसेंटेज क्या होते हैं, अलग अलग आते हैं। इसी प्रकार से अपन कीमत तो परिवर्तन कर दिए, ठीक है ना, लेकिन हमारे मांग में कितना परिवर्तन होता है इसकी जानकारी हमको नहीं रहती है। मांग कितनी बढ़ रही है, कितने से कम हो रही है, इसकी भी जानकारी हमको नहीं रहती। जैसे यहाँ मैंने कीमत बढ़ाई, ये तो निश्चित है कि क्या होगी, मांग कम होगी, पर मांग कितनी कम होगी इसकी भी जानकारी हमको नहीं रहती है। तो मांग का लोच हमें इसीलिए क्या करना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है। लोच शब्द का मतलब होता है इलास्टिसिटी। जैसे रबड़ बैंड होती है, रबड़ बैंड को आप लेकर आएंगे तो किसी की रबड़ इतनी खींचेगी, किसी की इतनी, हर व्यक्ति की क्षमता के अनुसार जो जैसी रबड़ बैंड होगी क्या होती है, खिंचती है। बात समझ में आ गई। तो लोच का मतलब होता है रबड़ बैंड, किसी की रबड़ बैंड इतनी खिंचती है, किसी की इतनी, किसी की इतनी, ये निश्चित करता है रबड़ बैंड कैसी है, ठीक है। तो मांग की लोच भी इसी प्रकार से होती है, ठीक है ना। तो इसीलिए मांग की कीमत में परिवर्तन होने से हमारी मांग में कितना परिवर्तन आता है, इसीलिए पढ़ते हैं अपन मांग की कीमत लोच। यानी कीमत में तो अपन ने परिवर्तन कर दिया, पर हमारी मांग में कितना परिवर्तन आता है इसके लिए हमको पढ़ना पड़ता है मांग की कीमत लोच। तो यहाँ तक आपको स्पष्ट हो गया कि मांग की कीमत लोच क्यों पढ़ते हैं। क्योंकि मांग का नियम यह तो बताता है कि कीमत में परिवर्तन होने से मांग में परिवर्तन होगा, पर कितना परिवर्तन होगा इसकी जानकारी हमको नहीं रहती है। इसकी जानकारी के लिए हमको पढ़ना पड़ेगा मांग की कीमत लोच। अब मांग की कीमत लोच क्या होती है उसकी परिभाषा अपन देख लेते हैं। मांग की कीमत लोच किसी वस्तु की कीमत में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन तथा उस वस्तु की मांग में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन का अनुपात है। मांग की कीमत लोच है क्या, फिर एक बार समझ लें। किसी वस्तु की कीमत में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन, जैसे मैंने यहाँ 20% की क्या की, वृद्धि की कीमत पे, ठीक है ना, और हमारी जो मांग में वृद्धि हुई, ये मांग मान लीजिए हमारी 80 हो गई, कितने की कमी आई, ये इसका जो प्रतिशत परिवर्तन आया इसी को अपन बोलते हैं मांग की कीमत लोच। यानी हमारे कीमत में परिवर्तन होने से हमारी मांग में जो परिवर्तन होता है उसे ही अपन बोलते हैं मांग की कीमत लोच। एक बार फिर समझ लें, हमारे मूल्य में परिवर्तन होने से हमारी वस्तु की मांग में जो परिवर्तन आता है उसे क्या बोला जाता है, मांग की कीमत लोच। अब इसको किस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं उसको अपन देख लेते हैं। इसका एक साधारण सा फार्मूला है, वह है ईडी। ईडी का मतलब होता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ईडी का मतलब होता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसका जो फार्मूला है आपका, मांगी गई मात्रा में अनुपातिक परिवर्तन, मांगी गई
मात्रा में अनुपातिक परिवर्तन बटे कीमत में अनुपातिक परिवर्तन, कीमत में अनुपातिक परिवर्तन। मांगी गई मात्रा में अनुपातिक परिवर्तन बटे कीमत में अनुपातिक परिवर्तन, यानी आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे मैं आपको यहाँ ग्राफ के माध्यम से बता दूँ, किसी वस्तु की कीमत 100 रुपये है तो उसकी मांग 100 यूनिट की है। किसी वस्तु की कीमत हो गई 120 तो उसकी मांग कितनी हो गई 80। अब यहाँ आप देख लीजिए हमारी कीमत में कितना परिवर्तन हुआ 20, यहाँ हमारी मांग में कितना परिवर्तन हुआ 20। तो यही बताता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कि मांगी गई मात्रा में अनुपातिक परिवर्तन बटे कीमत में अनुपातिक परिवर्तन, इसके द्वारा अपन क्या कर सकते हैं, मांग की लोच की गणना कर सकते हैं। यानी हमारी कीमत में कितना परिवर्तन हो रहा है और हमारी मांग में कितना परिवर्तन हो रहा है, इसकी सहायता से क्या कर सकते हैं, अपन इसकी गणना कर सकते हैं। ठीक है ना। तो इस सूत्र के माध्यम से अपन ये पता कर सकते हैं कि हमारी जो इलास्टिसिटी है, यानी मांग में जो लोच है वो कितनी है। आई बात समझ में। तो ये सूत्र होता है जो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। इस सूत्र के माध्यम से क्या करते हैं, मांग की लोच की गणना करते हैं। चलिए अपन समझते हैं कि मांग की जो लोच है वो किस प्रकार की रहती है। जैसे मैं आपसे पूछूं कि मांग की लोच, मांग की लोच ऋणात्मक या धनात्मक क्या रहती है। मैंने आपसे एक प्रश्न किया कि मांग की जो लोच है वो ऋणात्मक रहती है, धनात्मक क्या रहती है। आप लोग जवाब दे सकते हैं कि मांग की लोच ऋणात्मक होती है या धनात्मक होती है, दोनों होती है। सभी बच्चे जवाब दें अपने हिसाब से। देखिए, हाँ, अब देखिए मांग की लोच ऋणात्मक या धनात्मक क्या रहती है। ये जो मांग की लोच रहती है हमेशा ऋणात्मक रहती है। हमेशा क्या रहती है, ऋणात्मक रहती है, धनात्मक कभी भी नहीं रहती है। मांग की लोच हमेशा ऋणात्मक रहती है। ऋणात्मक वैल्यू क्या करती है, रिप्रेजेंट करती है। मांग की जो लोच होती है वो हमें यह बताती है कि ये ऋणात्मक होती है। इसका कारण क्या है, अपन उसको समझते हैं। देखिए, मैंने आप लोगों को बताया कि यदि किसी वस्तु का मूल्य है और उसकी मांग है, यदि वस्तु का मूल्य 100 रुपये है तो उसकी मांग क्या है, 100 यूनिट। अब वस्तु का मूल्य हो गया 120 रुपये तो उसकी डिमांड क्या हो गई, 80। अब यहाँ यदि ध्यान से देखें तो यहाँ क्या हो रही है, मूल्य बढ़ रहा है, तो मूल्य बढ़ यानी प्लस में आ रहा है। और यदि यहाँ आप देखें तो क्या हो रही है, मांग आपकी कम हो रही है, ऋणात्मक आ रही है। अब मैंने आपको बताया होगा कि जब धनात्मक और ऋणात्मक दोनों संख्याएं होती हैं तो हमेशा जो वैल्यू आती है क्या होती है, ऋणात्मक होती है। यानी आप इसको ऐसे समझ सकते हो, धन इंटू माइनस बराबर क्या होता है, माइनस। यदि आप इंटू धन को ऋण से क्या करो, गुणा करोगे तो क्या हमेशा वैल्यू क्या आएगी, आपकी ऋणात्मक आएगी, क्योंकि ऋणात्मक वैल्यू क्या करेगा, ये रिप्रेजेंट करेगा। अब मांग का नियम भी यही कहता है। मांग का नियम आपका कहता है कि कीमत बढ़ने पर मांग क्या होगी, आपकी कम होगी, और कीमत कम होने पर मांग क्या होगी, बढ़ेगी। तो ऐसी दशा में जब इसकी वैल्यू आएगी वो क्या होगी, हमेशा ऋणात्मक होगी। क्या होगी, हमेशा ऋणात्मक होगी, धनात्मक कभी भी नहीं आएगी। जो मांग की लोच निकलेगी हमारी, मांग की कीमत लोच जो अपन बताएंगे वो हमेशा क्या रहेगी,
ऋणात्मक रहेगी, धनात्मक कभी भी नहीं रहेगी, हमेशा ऋणात्मक आएगा, कभी भी धनात्मक नहीं आएगा। इस बात को आप गांठ बांध दीजिए कि मांग की लोच हमेशा क्या रहती है, ऋणात्मक रहती है। इसका मैंने आप लोगों को कारण भी बताया कि मूल्य में यदि वृद्धि हो रही तो सीधी सी बात है मांग में क्या होगी, कमी होगी। अब मांग में यदि कमी होगी तो यहाँ माइनस में वैल्यू आएगी, इसकी वैल्यू किस में आएगी, प्लस में। अब प्लस माइनस के इंटू करें तो क्या करेंगे, माइनस ही आएगा। तो ये हमेशा क्या रहती है, ऋणात्मक रहती है। अब इतनी बातें अपन ने कर ली कि मांग की कीमत लोच होती क्या है, अपन ने ये समझ लिया। इसके बाद अपन ने समझा कि मांग की कीमत लोच में परिवर्तन किस प्रकार से होता है, ठीक है ना। इसकी जो वैल्यू रहती है हमेशा क्या रहती है, ऋणात्मक रहती है। अब अपन इसको और आगे चलते हैं और इसको 5 श्रेणियों में बांटा गया है। उन श्रेणियों के विषय में अपन आपसे चर्चा करते हैं। कितनी श्रेणियों में बांटा गया है, 5 श्रेणियों में बांटा गया है, उसके विषय में अपन चर्चा करते हैं। वो 5 श्रेणी कौन कौन सी है, श्रेणियां। तो इसमें सबसे पहली आपकी श्रेणी जो आएगी वो आएगी अत्यधिक लोचदार मांग। अत्यधिक लोचदार मांग, ये आपकी पहली श्रेणी है। इसको इंग्लिश में बोला जाता है रिलेटिवली इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, रिलेटिवली इलास्टिक ऑफ डिमांड, ठीक है ना। अब इसमें होता क्या है, अत्यधिक लोचदार मांग में होता क्या है, अपन इसको समझते हैं, ठीक है ना। अत्यधिक लोचदार मांग में होता क्या है, जब हमारे प्राइस में, मूल्य में थोड़ा सा परिवर्तन होता है, लेकिन जो हमारी मांग है उसमें बहुत अधिक परिवर्तन आ जाता है, ठीक है ना। जब हमारे मूल्य में बहुत कम परिवर्तन होता है पर हमारी जो वस्तु की मात्रा है मांग में क्या होता है, बहुत अधिक परिवर्तन आ जाता है, तो इसे बोला जाता है अत्यधिक लोचदार मांग। यानी आप इसको इस प्रकार से लिख सकते हो कि मूल्य में या प्राइस में बहुत कम परिवर्तन होने के कारण हमारी मांग में अत्यधिक परिवर्तन आ जाना, ये क्या कहलाता है, हमारा अत्यधिक लोचदार मांग। कौन सी मांग कहलाती है, अत्यधिक लोचदार मांग। तो अपन इसको लिख भी सकते हैं, जब किसी वस्तु की कीमत में अति सूक्ष्म परिवर्तन होने से हमारी मांग में अत्यधिक परिवर्तन आ जाता है, अत्यधिक परिवर्तन आ जाता है। तो उसे क्या बोला जाता है, अत्यधिक लोचदार मांग। जब हमारी किसी वस्तु की कीमत में बहुत ही थोड़ा सा परिवर्तन होता है, बहुत ही सूक्ष्म परिवर्तन होता है, लेकिन हमारी मांग में क्या हो जाता है, बहुत अधिक परिवर्तन आ जाता है, तो इसे बोला जाता है अत्यधिक लोचदार मांग। अत्यधिक लोचदार मांग, इसको आप ऐसे समझ सकते हो, जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के रूप में समझाना चाहूँ। किसी वस्तु की कीमत थी 100 रुपये, यहाँ अपन कीमत ले लेते हैं और यहाँ ले लेते हैं उसकी मांग। अपन ने यहाँ कीमत ले ली, इसकी 100 रुपये कीमत थी, 100 रुपये जब कीमत थी, उसकी मांग भी 100 यूनिट की थी। अब अपन ने क्या किया, इसकी कीमत में परिवर्तन किया। इसकी कीमत अपन ने 100 से कर दिया 90, इसकी कीमत क्या कर दिया अपन ने 100 से 90।
अब बताइए मांग का नियम क्या कहता है? मांग का नियम कहता है कि जब किसी वस्तु की कीमत में कमी आएगी तो मांग क्या हो जाएगी? हमारी बढ़ जाएगी। और हमारी जो यहाँ मांग बढ़ गई वो हो गई 140। अब यहाँ आप ध्यान से देखिए कि यहाँ कीमत 100 रुपये है, यहाँ मांग भी क्या है हमारी? 100 रुपये। अपन ने यहाँ केवल सूक्ष्म परिवर्तन के 10 रुपये कीमत में परिवर्तन किया, पर मांग में हमारे अत्यधिक परिवर्तन आ गया। मांग में हमारे क्या हो गया? अत्यधिक परिवर्तन आ गया, तो इसको बोला जाएगा अत्यधिक लोचदार मांग। जब कीमत में बहुत सूक्ष्म परिवर्तन होने के कारण हमारी मांग में क्या हो जाए? अत्यधिक परिवर्तन आ जाए, तो अपन इसको बोलेंगे अत्यधिक लोचदार मांग। अब इसको अपन डोनेट कैसे कर सकते हैं? इसको अपन लिख सकते हैं चेंज इन क्वांटिटी अपॉन इज ग्रेटर देन चेंज इन प्राइस। मतलब आप इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं कि हमारे क्वांटिटी में जो चेंज आया वो बहुत कम आया। चेंज कितना चेंज आया? प्राइस में हमारी बहुत कम चेंज है, पर क्वांटिटी में क्या हो गया? बहुत अधिक चेंज आ गया। तो इसको बोला जाएगा अत्यधिक लोचदार मांग। इसको क्या बोला जाएगा? अत्यधिक लोचदार मांग। मतलब क्वांटिटी इज ग्रेटर देन प्राइस। क्वांटिटी इज ग्रेटर देन प्राइस। ठीक है ना? इसको आप इस प्रकार से डोनेट कर सकते हैं। इसको जो अपन लिखेंगे वो लिखा जाएगा इलास्टिसिटी इज ग्रेटर देन 1। इसको डोनेट करते हैं इलास्टिसिटी इज ग्रेटर देन 1। मतलब जो हमारी लोच होगी वो 1 से क्या होगी? अधिक होगी। इलास्टिसिटी इज ग्रेटर देन 1। आई बात समझ में? अब इसका जो कर बनेगा वो किस प्रकार से बनेगा उसको भी आप लोग ध्यान से देख लीजिए। इसका जो कर बनेगा वो किस प्रकार से बनेगा उसको भी अपन देख लेते हैं। यहाँ अपन क्वांटिटी ले लेते हैं। क्वांटिटी मान लीजिए अपन ने यहाँ ले लिया, ये अपनी x कहलाती है, ये y एक्सिस का। यहाँ अपन प्राइस ले लेंगे, यहाँ क्वांटिटी। यहाँ अपन ने लिया 100 और यहाँ ले लिया 110, 120, 130, 140। अपन यहाँ भी ले लेते हैं इसी प्रकार से 100, 110, 120, 130, यहाँ ले लेते हैं अपन 90। चलिए ध्यान से देखिए पहले जब 100 रुपये प्राइस थी तो अपन कितनी डिमांड करते थे? 100 यूनिट की डिमांड करते थे। यानी जो हमारा कर बनता था कुछ इस प्रकार से बनता था। अब प्राइस 90 रुपये हो गई, पर हमारी डिमांड कितनी हो गई? 140। प्राइस कितनी हो गई? 90 रुपये, और हमारी जो डिमांड हो गई वो कितनी हो गई? 140। इस ग्राफ को थोड़ा मैं और सही तरीके से बना दूँ तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। यहाँ अपन ले लेते हैं 20, 40, 60, 80, 100, 120 और 140। यहाँ ले लेते हैं अपन 20, 40, 60, 80, 100, 120। चलिए अब देखिए 100 रुपये पर, ये 100 रुपये थी। जब प्राइस हमारी 100 रुपये थी तो डिमांड हमारी कितनी यूनिट की थी? 100 यूनिट की थी। मतलब डिमांड कर हमारा जो फ्लैप करता था वो इस प्रकार से करता था। यहाँ देखिए अब हमारी प्राइस में कितने का चेंज आया? 90। प्राइस हमारा थोड़ा कम हुआ, थोड़ा सा चेंज आया, 90 हुआ। और हमारी डिमांड में कितना चेंज आया? 140। सीधी सी बात है, प्राइस कम होगी तो डिमांड क्या हो जाएगी? हमारी बढ़ जाएगी। अब यहाँ आप ध्यान से देखिए, ध्यान से, यहाँ हमारे प्राइस में बहुत ही कम चेंज हुआ है। प्राइस हमारी बहुत कम गिरी है,
लेकिन हमारी यदि आप यहाँ डिमांड देखें तो डिमांड में क्या है, बहुत अधिक परिवर्तन आ गया है। तो इसका जो कर बनेगा कुछ इस प्रकार से बनेगा, इसका जो कर बनेगा कुछ इस प्रकार से बनेगा। ठीक है, इसका जो कर बनेगा कुछ इस प्रकार से बनेगा। चलिए, ये आपका डिमांड कर इस प्रकार से यहाँ पास बनेगा। देखिए प्राइस में बहुत कम चेंज है, पर हमारी डिमांड में क्या हुआ, बहुत अधिक चेंज आ गया। तो ये बताता है अत्यधिक लोचदार मांग। जब किसी वस्तु की कीमत में अति सूक्ष्म परिवर्तन होने से हमारी मांग में अत्यधिक परिवर्तन आ जाता है तो इसे बोला जाता है इलास्टिसिटी इज ग्रेटर देन 1, यानी अत्यधिक लोचदार मांग। आगे बात समझ में आप लोगों को, देखिए यहाँ आपको स्पष्ट दिख रहा होगा कि अपन ने कीमत में बहुत कम परिवर्तन किया है और यहाँ हमारी डिमांड में क्या हुआ है, मांग में बहुत अधिक परिवर्तन आ गया है। तो ये सिद्ध करता है कि ये कौन सा है, अत्यधिक लोचदार मांग। ये जो कर कहलाता है इसको बोलते हैं फ्लैटर कर। कौन सा कर बोलते हैं, फ्लैटर कर। ये इस प्रकार से बिल्कुल ऐसे बनता है। आई बात समझ में। अभी आप लोगों को जब पूरी श्रेणियां बताऊंगा तो मुझे कुछ ज़्यादा समझ में आएगा। तो ये कहलाई आपकी पहली वाली कौन सी, अत्यधिक लोचदार मांग। अपन इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। फिर अपन समझते हैं दूसरी मेथड को। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन, और दूसरे में समझते हैं अपन चलिए अपन दूसरी मेथड को समझते हैं। दूसरा नंबर है आपका जो श्रेणी का, वह है आपका बेलोचदार मांग। बेलोचदार मांग, ये बेलोचदार मांग क्या होती है अपन इसको समझ लेते हैं। इसको इंग्लिश में बोलते हैं इन इलास्टिक डिमांड। क्या बोलते हैं, इन इलास्टिक डिमांड। इन इलास्टिक डिमांड क्या कहती है, इसको भी समझ लेते हैं। अभी मैंने आप लोगों को बताया कि प्राइस में थोड़ा सा परिवर्तन हुआ पर हमारी मांग में बहुत अधिक परिवर्तन हो गया, यानी मूल में बहुत सूक्ष्म परिवर्तन होने के कारण हमारी मांग में अत्यधिक परिवर्तन हो गया। अब हम दूसरे नंबर पे समझेंगे बेलोचदार मांग। बेलोचदार मांग क्या होती है, बेलोचदार मांग में क्या होता है, प्राइस में तो अधिक परिवर्तन हुआ पर हमारी मांग में बहुत ही कम परिवर्तन हुआ। प्राइस में अधिक परिवर्तन हुआ पर हमारी मांग में बहुत सूक्ष्म परिवर्तन हुआ। इस प्रकार की मांग को कहते हैं बेलोचदार मांग। यानी प्राइस पे जब अधिक परिवर्तन होता है, मूल अधिक बढ़ या कम हो जाते हैं तो हमारी जो डिमांड है वो क्या होती है, थोड़ा बहुत क्या होता है, अंतर आता है, बहुत सूक्ष्म परिवर्तन होता है। तो इस प्रकार की मांग को अपन बोलते हैं बेलोचदार मांग, इन इलास्टिक डिमांड। क्या बोलते हैं, इन इलास्टिक डिमांड। ये बेलोचदार मांग होती क्या है, इसको अपन किस प्रकार से लिख सकते हैं, जब किसी वस्तु की कीमत में, जब किसी वस्तु की कीमत में जब किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप, जब किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप हमारी मांग में अति सूक्ष्म परिवर्तन होता है, सूक्ष्म परिवर्तन होता है, तो अपन उसे क्या कहते हैं, बेलोचदार मांग कहते हैं। जब किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप हमारी मांग में क्या होता है,
बहुत ही सूक्ष्म परिवर्तन होता है तो अपन इसको क्या बोलते हैं, बेलोचदार मांग बोलते हैं। कौन सी मांग बोलते हैं, बेलोचदार मांग बोलते हैं। अब इसको समझते हैं इसको किस प्रकार से। देखिए अपन ने प्राइस यहाँ 100 थी, अपन ने प्राइस को कर दिया 50, कीमत अपन ने कितनी कम कर दी 50, पर हमारी मांग कीमत कम होने से मांग में कितनी हो चाहिए, वृद्धि होनी चाहिए। मांग में क्या होनी चाहिए, वृद्धि होनी चाहिए। पर जो हमारी यहाँ मांग में वृद्धि हुई वो केवल वृद्धि हुई 110 की। आई बात समझ में, क्योंकि मांग का नियम कहता है कि कीमत में यदि कमी आती है तो मांग में क्या होगी, वृद्धि होगी। ये नियम तो चलेगा ही चलेगा, ठीक है ना। तो अपन ने कीमत में यहाँ परिवर्तन तो किया, बहुत अधिक परिवर्तन कर दिया, लेकिन मांग में हमारे बहुत ही सूक्ष्म परिवर्तन आया। इसको बोला जाएगा बेलोचदार मांग। जब किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप हमारी मांग में अति सूक्ष्म परिवर्तन आता है तो उसे क्या बोला जाता है, बेलोचदार मांग। क्या बोलते हैं, बेलोचदार मांग, इन इलास्टिक डिमांड। अब देखिए इसका कर किस प्रकार से बनता है, उसको देख लेते हैं पहले। इसका जो आपका कर बनेगा 100 है तो 100 में 100 यूनिट्स का उपयोग करते थे। ये जो आपका आएगा स्टेट, ये आ गया यहाँ पास, ठीक है ना। अब यहाँ 50 हुई, कीमत में अपन ने 50 की कमी कर दी, यहाँ 50, पर हमारी मांग 110 से बढ़ी। अब इसको समझ सकते हो आप कैसे, ऐसे ऐसे थोड़ा सा बिल्कुल ऐसे बढ़ी, ठीक है ना। तो आप यहाँ ध्यान से देखिए कि प्राइस अपन ने कितनी कर दी, 50 से कम कर दी, लेकिन हमारी जो मांग है वो बहुत ही क्या हुई, कम परिवर्तित हुई। आई बात समझ में। तो इसको बोला जाएगा बेलोचदार मांग। जब किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप हमारी मांग में अति सूक्ष्म परिवर्तन होता है तो इसको क्या बोलते हैं, बेलोचदार मांग। इसको जो अपन लिख सकते हैं वो कैसे लिखेंगे, इज ग्रेटर देन चेंज इन क्वांटिटी अपॉन क्यू। इसको आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, मतलब प्राइस में तो बहुत अधिक चेंज हुआ लेकिन हमारे क्वांटिटी में क्या हुआ, बहुत कम कमी आई बात समझ में। तो इसको लिखोगे प्राइस इज ग्रेटर देन क्वांटिटी, ठीक है ना। इसको जो सिंबल होगा वो लिखा जाएगा इलास्टिसिटी इज लेस देन 1। क्या लेंगे, इलास्टिसिटी इज लेस देन 1। आ गई बात समझ में, मतलब जो लोच है वो 1 से क्या है, कम है। बात समझ में आ गई। तो इसको बोला जाता है इलास्टिसिटी इज लेस देन 1। इसको बोलते हैं बेलोचदार मांग। जब हमारी कीमत में अत्यधिक परिवर्तन होता है पर हमारी मांग में बहुत सूक्ष्म परिवर्तन होता है, ठीक है ना। तो इसका कर किस प्रकार से बना उसको अपन ने देखा। अब देखिए इसका जो कर बन रहा है किस प्रकार से बन रहा है, कुछ इस प्रकार से बन रहा है, इस प्रकार से डिमांड कर बिल्कुल स्टीपर बन रहा है, ऐसे करके बन रहा है। अगर आप पिछले वाले को देखो तो कुछ ऐसे बनता था कर, अब इस कर को बिल्कुल ऐसे बन रहा है। बात समझ में आई ना। कर को ध्यान से समझिए, यदि आप पेपर में गलत बना गए तो नंबर आपको नहीं मिलेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, पेपर में हर साल पूछा जाता है 5 से 6 नंबर का, ठीक है ना। तो ये जो कर बन रहा है आपको कुछ इस प्रकार से बन रहा है। अब पहला वाला जो कर था कुछ इस प्रकार से था। इस कर को अपन बोलते हैं स्टीपर कर। कौन सा कर बोलते हैं, स्टीपर कर, क्योंकि बहुत अधिक झुकाव में बना हुआ है, ठीक है ना। इसको क्या बोला जाएगा, इसके फार्मूले को इलास्टिसिटी लेस देन 1, ठीक है ना। अब प्राइस इज ग्रेटर देन क्वांटिटी। प्राइस किससे ज़्यादा है, क्वांटिटी से ज़्यादा है। क्वांटिटी में बहुत कम परिवर्तन हुआ, यानी हमारे मांग में बहुत कम परिवर्तन हुआ, प्राइस में क्या हुआ, अत्यधिक परिवर्तन हुआ। तो इसको बोला जाता है बेलोचदार मांग, इन इलास्टिक डिमांड, ठीक है ना। तो 2 श्रेणी अपन ने समझ ली मांग की। पहली श्रेणी अपन ने समझी अत्यधिक लोचदार मांग, इसका जो फार्मूला होता है इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1, ठीक है ना। दूसरा अपन ने समझा बेलोचदार मांग। बेलोचदार मांग क्या होती है, जब प्राइस इज लेस देन 1, ठीक है ना। इसका जो कर बनता है वो कुछ इस प्रकार से बनता है। आगे बढ़ते हैं अपन तीसरे पर चलते हैं। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अपन समझते हैं तीसरी श्रेणी को। हमारी तीसरी जो श्रेणी है वह है लोचदार मांग।
लोचदार मांग, इसको इंग्लिश में बोलते हैं यूनिट इलास्टिक डिमांड। लोचदार मांग, यूनिट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है ना। अब लोचदार मांग क्या होती है? लोचदार मांग में क्या होता है, कीमत और मांग में बराबर का परिवर्तन होता है, ठीक है ना। यदि कीमत मान लीजिए 10% से बढ़ी तो मांग 10% से कम हुई। मांग के नियम को यहाँ नहीं हटाएंगे, यदि कीमत बढ़ेगी तो मांग कम होगी। आई बात समझ में? तो जितने से कीमत बढ़ी उतने से ही मांग में क्या आया, परिवर्तन आया। तो इसको अपन बोलेंगे लोचदार मांग। मतलब जब दोनों में क्या होता है, बराबर का परिवर्तन आता है तो इसे बोला जाता है लोचदार मांग। इसको आप ऐसे लिख सकते हो, जब किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप हमारी मांग में अनुपातिक परिवर्तन होता है, तो इसे बोलते हैं लोचदार मांग, ठीक है ना। जब किसी कीमत पर और मांग पर क्या होता है, बराबर का परिवर्तन होता है, यानी मांग 10% से बढ़ी तो कीमत हमारी केवल 10% से घटी, तो इसे बोला जाता है कौन सी मांग, लोचदार मांग बोलते हैं। इसको कुछ इस प्रकार से आप समझ सकते हैं, जैसे अपन ने वस्तु की कीमत कर दी 100 से 90, 100 से क्या कर दी 90, या इसको आप 110 भी कर सकते हो, 110। तो हमारी मांग में जो परिवर्तन आया वो कितना आया, 90। अब यहाँ आप ध्यान से देखिए, कीमत अपन ने कितने से बढ़ाई, 10 रुपये से, और हमारी मांग में भी कितना परिवर्तन आया, 10% का ही परिवर्तन आया। मांग का नियम यहाँ भी लागू होगा, ठीक है ना। कीमत यदि बढ़ेगी तो मांग क्या होगी, सीधी सी बात कम होगी, पर कितने से कम होगी, जितने से परिवर्तन हुआ, अनुपातिक परिवर्तन, जितने से कीमत में परिवर्तन हुआ उतने से कितने हमारी मांग में क्या हुआ, परिवर्तन हुआ। तो इस प्रकार की मांग को अपन कौन सी मांग कहते हैं, लोचदार मांग कहते हैं। जब किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप हमारी मांग में अनुपातिक परिवर्तन होता है, मतलब जितना कीमत में परिवर्तन हुआ उतना ही परिवर्तन किस में होता है, हमारे मांग में परिवर्तन होता है। इस प्रकार की मांग को क्या बोलते हैं अपन, लोचदार मांग कहते हैं। कौन सी मांग कहते हैं, लोचदार मांग कहते हैं। इसका जो कर बनेगा वो किस प्रकार से बनेगा उसको भी आप लोग देख लीजिए। 100, तो यहाँ पर ने 100 लिया, 100 यूनिट ही अपन परचेज करते थे, 100 के सामने 100। अब अपन ने क्या कर दिया, 110 बढ़ाया मूल्य, तो मूल्य यदि बढ़ा तो मांग हमारी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, 90। अब इसका जो कर बनेगा वो किस प्रकार से बनेगा, कुछ इस प्रकार से बनेगा, ये कहलाएगा आपका डिमांड कर। ये पिछले वाले कर से क्या होता है, थोड़ा हल्का सीधा बन रहा है, बिल्कुल स्ट्रेट बन रहा है। आई बात समझ में, बिल्कुल क्या बन रहा है, स्ट्रेट बना। जो अपन ने पहला कर देखा था वो कुछ बनता था, कुछ इस प्रकार से बनता, फ्लैटर बनता था। आज उसके बाद अपन ने देखा बेलोचदार मांग का वक्र, वो कुछ इस प्रकार से बन रहा था। ये क्या बना, एकदम सीधा फ्लैट बन रहा है। आई बात समझ में, तो इसको बोलते हैं अपन लोचदार मांग। क्या बोलते हैं, लोचदार मांग। इसको जो अपन लिखते हैं उसका फार्मूला होता है चेंज इन प्राइस इक्वल टू चेंज इन क्वांटिटी अपन, ये मतलब बराबर का दोनों में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। चेंज इन प्राइस अपन पी
इक्वल टू चेंज इन क्वांटिटी अपॉन क्यू, ठीक है ना। तो बराबर है बिल्कुल, जितना प्राइस में चेंज हुआ उतना ही किसमें चेंज हुआ, हमारे क्वांटिटी में चेंज हुआ। इसको अपन लिखते थे इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 1। इलास्टिसिटी हमारे किसके बराबर है, 1 के बराबर है। आगे बात समझ में, मतलब जितने से अपने कीमत में चेंज हो रहा है उतने से चेंज हमारी मांग में हो रहा है, ठीक है ना। तो इसको बोला जाता है लोचदार मांग, ठीक है ना। तो इसका फार्मूला ये हो गया, इसका ग्राफ ये हो गया और इसकी इलास्टिसिटी ये हो गई, ठीक है ना। हर जो मैं आपको बता रहा हूँ 5 लोच की श्रेणियाँ, ये एक लोच की श्रेणी देकर 5-5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये हर साल पेपर में लगभग पूछा जाता है, ठीक है ना। तो ये हो गई तीसरी। अपन चलते हैं चौथी श्रेणी पर। इसको मैं रब कर देता हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब अपन चलते हैं चौथी श्रेणी की तरफ। हमारी जो चौथी श्रेणी है वो है पूर्ण बेलोचदार मांग। पूर्ण बेलोचदार मांग, इसको इंग्लिश में बोलते हैं परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। पूर्ण बेलोचदार मांग। ये पूर्ण बेलोचदार मांग क्या होती है, पर इसको अपन समझ लेते हैं, ठीक है ना। पूर्ण बेलोचदार मांग, जब किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप हमारी मांग में कोई परिवर्तन नहीं होता। वस्तु की कीमत में तो परिवर्तन होता है लेकिन हमारी मांग में कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसको बोला जाता है पूर्ण बेलोचदार मांग। जब हमारी वस्तु की कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप हमारे मांग में कोई परिवर्तन नहीं होता है तो इसे क्या बोला जाएगा, पूर्ण बेलोचदार मांग, ठीक है ना। मतलब हमारी मांग में कोई परिवर्तन हुआ ही नहीं, मूल्य में तो परिवर्तन हुआ, प्राइस में तो चेंज आया, लेकिन हमारी मांग में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, तो इसको बोलेंगे पूर्ण बेलोचदार मांग। तो इसको लिखेंगे, जब किसी वस्तु की कीमत में, जब किसी वस्तु की कीमत में, वस्तु की कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप, परिवर्तन के फलस्वरूप, फलस्वरूप हमारी मांग में कोई परिवर्तन नहीं होता तो इसे क्या बोलते हैं, पूर्ण बेलोचदार मांग। जब किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप हमारी मांग में कोई भी परिवर्तन नहीं होता तो इसे क्या बोला जाता है, पूर्ण बेलोचदार मांग। अब इसको आप लिख कैसे सकते हैं उसको अपन समझ लेते हैं। इसको अपन लिखेंगे चेंज इन क्वांटिटी अपॉन क्यू बराबर 0। इसकी इलास्टिसिटी क्या होगी, 0। इसकी इलास्टिसिटी क्या होगी, 0, ठीक है ना। मतलब हमारी प्राइस पे तो कोई भी चेंज नहीं हो रहा, ठीक है ना। प्राइस पे तो चेंज हो रहा है पर हमारी क्वांटिटी में कोई भी चेंज नहीं हो रहा है, तो इसको बोला जाएगा पूर्ण बेलोचदार मांग। कौन सी मांग बोला जाएगा, पूर्ण बेलोचदार मांग। ये किसको प्रदर्शित करेगी, इसकी जो लोच रहेगी वो क्या रहेगी, इलास्टिसिटी रहेगी आपकी 0। इलास्टिसिटी क्या रहेगी, 0। आई बात समझ में, मतलब हमारी क्वांटिटी में एक भी चेंज नहीं हो रहा, प्राइस में तो चेंज हो रहा है लेकिन हमारी क्वांटिटी में कोई भी चेंज नहीं हो रहा। यानी आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, प्राइस हमारी 100 से 110 हो गई, या आप इसको 140 कर सकते हो। प्राइस हमारी 100 से 140 हो गई पर हमारी मांग में कोई परिवर्तन नहीं आया, मांग उतनी की उतनी ही है।
आई बात समझ में। तो प्राइस में तो परिवर्तन हो रहा, कीमत में तो परिवर्तन हो रहा, पर मांग में हमारे कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, तो इसको बोला जाएगा पूर्ण बेलोचदार मांग। जब प्राइस कीमत में परिवर्तन होता है लेकिन हमारी मांग डिमांड में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसका जो कर्व बनेगा उस किस प्रकार से बनेगा आप देख लीजिए। जब 100 रुपये मूल्य था तब भी हमारी क्वांटिटी कितनी थी, 100 यूनिट की, ठीक है ना। जब अपन 100 रुपये मूल्य था तब भी हमारी क्वांटिटी कितनी थी, 100 यूनिट की थी। अब हमारा प्राइस जो है 140 या 120 मान लीजिए, अपन ने एक हाथ 20 तक बनाया है, 120 है, तब भी हमारी क्वांटिटी कितनी है, 100 यूनिट की ही है। मतलब हमारी क्वांटिटी में कोई परिवर्तन नहीं आया। पहला डिमांड यहाँ बना, दूसरा यहाँ बना। आई बात समझ में। देखिए तो डिमांड कर जो आपका बनेगा, डिमांड कर मूल्य में तो परिवर्तन यहाँ आ रहा है, कीमत तो क्या हो रही, परिवर्तित हो रही है, कीमत हमारी क्या हो रही है, बढ़ रही है, लेकिन यहाँ हमारी मांग में कोई परिवर्तन नहीं आया। ये बताएगा पूर्ण बेलोचदार मांग, ठीक है ना। पूर्ण बेलोचदार मांग में हमारे मांग में कोई परिवर्तन नहीं आता। ऐसी कुछ बहुत महत्वपूर्ण वस्तुएं होती हैं, जैसे मैं आपको बता दूं, दवाइयाँ हो गई, जिनके प्राइस में कोई भी चेंज कर दो, आप उनको क्या करोगे, बराबर ही क्रय करोगे। जैसे नमक, नमक में कोई भी आप प्राइस चेंज करोगे उतना ही क्वांटिटी आप क्या करोगे, परचेज करोगे। तो ये डिमांड कर बताता है कि हमारे मूल्य में तो परिवर्तन हो रहा है, कीमत में तो चेंज आ रहा है, लेकिन हमारे इसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है। इसका जो वो बनेगा कि चेंज इन क्वांटिटी अपॉन क्यू बराबर 0, इलास्टिसिटी भी इसकी क्या रहेगी, आपकी 0 रहेगी, ठीक है ना। अब चलते हैं अपन लास्ट पॉइंट पे। ये 4 इकाइयाँ मैंने आप लोगों को बता दी है, 5वीं इकाई की तरफ अपन चलते हैं। 5वीं इकाई अपनी कौन सी है, अपन देखते हैं। वो है पूर्ण लोचदार मांग। कौन सी है, पूर्ण लोचदार मांग। अब पूर्ण लोचदार मांग क्या है उसको अपन समझ लेते हैं। अभी मैंने आप लोगों को बताया कि प्राइस में चेंज हो रहा था लेकिन हमारे क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं था। मूल्य में परिवर्तन हो रहा था लेकिन हमारी मांग में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा था। अब अपन क्या करेंगे, क्वांटिटी में तो परिवर्तन होगा लेकिन मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इस प्रकार की मांग को अपन बोलते हैं पूर्ण लोचदार मांग। तो 5वीं अपनी श्रेणी है पूर्ण लोचदार मांग। पूर्ण लोचदार मांग, ठीक है ना। तो इसको लिखेंगे, जब वस्तु की कीमत में कोई परिवर्तन नहीं होता, परंतु हमारी मांग में अत्यधिक परिवर्तन हो जाता है, तो इसको क्या बोलते हैं अपन, इसको बोलते हैं पूर्ण लोचदार मांग। क्या बोलते हैं, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, ठीक है ना। तो परफेक्टली इलास्टिक डिमांड क्या होती है, जब हमारी कीमत में कोई परिवर्तन नहीं होता, कीमत सेम रहती है पर हमारी मांग में क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है, तो इसको बोलते हैं पूर्ण लोचदार मांग। जैसे यहाँ एग्जाम्पल के रूप में मैं समझा सकता हूँ आपको, जैसे मूल्य हो गया यहाँ और यहाँ क्या हो गई आपकी मांग। मूल्य में मैंने बताया पहले भी 100 थी, अभी भी क्या है 100 है। मांग पहले 100 थी पर मांग हमारी यहाँ क्या हो गई, 100 बढ़ गई, 120 हो गई, ठीक है ना। देखिए पहले 100 थी तो अपन 100 यूनिट परचेज करते थे, अभी मूल्य 100 रुपये है पर मांग इसकी क्या कर दी अपन ने, बढ़ा दी, तो इसको बोला जाएगा 120। तो इसको क्या बोले, पूर्ण लोचदार मांग। इसको क्या बोला जाएगा, पूर्ण लोचदार मांग। इंग्लिश में बोलते हैं परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। क्या बोलते हैं, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। देखिए यहाँ हमारे
प्राइस मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, लेकिन हमारी मांग में क्या हो गया, परिवर्तन हो गया। ठीक है ना, तो इसको जब अपन लिखेंगे वो लिखा जाएगा चेंज इन प्राइस अपॉन पी इक्वल टू 0। ठीक है ना, अपन ने प्राइस पे कोई भी चेंज नहीं किया, ठीक है ना, लेकिन हमारी क्वांटिटी में क्या हो गया, चेंज हो गया, तो अपन इसे क्या बोलेंगे, पूर्ण लोचदार मांग। अब देखिए इसको क्या बोलते हैं, इसको जो अपन लिखेंगे इलास्टिसिटी जो इसकी रहेगी, इलास्टिसिटी इसकी रहेगी आपकी इन्फिनिटिव। इसकी इलास्टिसिटी क्या रहती है, इन्फिनिटिव, मतलब इस पे ये काल्पनिक दशा, ऐसी दशा कभी देखने को मिलती नहीं है, क्या है, काल्पनिक दशा है, इसलिए इसकी जो इलास्टिसिटी क्या रहती है, इन्फिनिटिव रहती है, इसका कोई मतलब नहीं है। अब इसका जो कर बनेगा वो किस प्रकार से बनेगा, अपन उसको भी देख लेते हैं। जिसका कर बनेगा, क्वांटिटी में तो हमारी चेंज आ रहा है, पर प्राइस पहले भी से 100 रुपये थी, अभी भी 100 रुपये है। देखिए ध्यान से, 120, पहले 120 थी, पहले 100 थी। अब देखिए ध्यान से, पहले हमारा डिमांड कर यहाँ पास बनता था, अब डिमांड कर यहाँ बन रहा है, लेकिन प्राइस में तो कोई चेंज नहीं हो, पर डिमांड क्या हो गई हमारी, बदल गई, डिमांड क्या हो गई हमारी, बदल गई। तो इससे क्या बोला जाएगा, पूर्ण लोचदार मांग। जब वस्तु की कीमत में कोई परिवर्तन नहीं होता परंतु हमारी मांग में क्या हो जाता है, अत्यधिक परिवर्तन हो जाता है, तो इसको बोला जाता है पूर्ण लोचदार मांग। ये रही 5 श्रेणियां आपकी, किसकी, मांग की, लोच की। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि पेपर में हर वर्ष लगभग पूछा जाता है। ठीक है ना, तो आज अपन ने इसको समझा, मैं एक बार फिर आपको रिवाइज करा देता हूँ। 5 श्रेणियां मैंने आप लोगों को बताई। पहली श्रेणी बताई अत्यधिक लोचदार मांग। अत्यधिक लोचदार मांग में मैंने आप लोगों को क्या बताया कि हमारी जो कीमत है, कीमत में क्वांटिटी में अत्यधिक परिवर्तन हो जाता है, पर कीमत में क्या होता है, अति सूक्ष्म परिवर्तन होता है। कीमत अपन कम होती है, लेकिन हमें क्वांटिटी जो मांग है वो क्या हो जाती है, अधिक बढ़ जाती है। इसे बोलते हैं अत्यधिक लोचदार मांग। दूसरी होती है बेलोचदार मांग। बेलोचदार मांग क्या होती है, बेलोचदार मांग में होता क्या है, जो कीमत है, कीमत में अत्यधिक परिवर्तन होता है, लेकिन हमारी जो मांग है उसमें क्या होता है, बहुत कम परिवर्तन होता है। इसे क्या बोलते हैं, बेलोचदार मांग। तीसरा होता है लोचदार मांग। लोचदार मांग में क्या होता है, जितना चेंज हमारी क्वांटिटी में होता है उतना ही चेंज किस में होता है, प्राइस में। मतलब मूल्य में जितना परिवर्तन होगा उतना ही परिवर्तन किस में होगा, हमारी मांग में होगा। इसे क्या बोला जाएगा, लोचदार मांग। इसके बाद अगला जो पॉइंट अपन ने पढ़ा वो पढ़ा पूर्ण बेलोचदार मांग। पूर्ण बेलोचदार मांग मैंने आप लोगों को क्या बताया कि मूल्य में परिवर्तन तो होता है, मूल्य में परिवर्तन होता है, लेकिन हमारी मांग में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो इसको बोला जाता है पूर्ण बेलोचदार मांग। और जो अपन ने आखिरी पढ़ा वो पढ़ा पूर्ण लोचदार मांग। पूर्ण लोचदार मांग में क्या पढ़ा, क्वांटिटी में तो चेंज आ गया पर हमारे मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं आया। तो ये 5 प्रकार की आज अपन ने क्या पढ़ी, श्रेणियां पढ़ी। अब अगले लेक्चर में अपन समझेंगे कि कौन कौन सी विधियों से क्या करते हैं, अपन मांग की लोच को कैलकुलेट करते हैं, इसकी वैल्यू अपन किस प्रकार से फाइंड करते हैं, वह इसका महत्व क्या होता है। तो अगले लेक्चर में ये जानेंगे। आज के लिए यहीं तक, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।